देश हित देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आज हम भारत की जमीन पर पाकिस्तान के कब्जे की बात करना चाहते हैं, जिसे आप सब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के तौर पर जानते हैं। तो पीओके जिसे लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट आया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का, उसके बारे में और डिटेल में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 1947 में मीरपुर नरसंहार के बाद से ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों पर कब्जा किए बैठा है और पिछले 7 दशकों से उस इलाके में रहने वाले लोगों पर भयानक जुल्मों सितम भी ढाता रहा है। यहाँ के लोगों को पाकिस्तान के लोगों के मुकाबले दोयम दर्जे का सलूक किया जाता है। आवाज उठाने पर पाकिस्तानी फौज का अत्याचार झेलना पड़ता है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन पीओके के इलाकों को आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनाकर रखते हैं। पाकिस्तान की सरकार भी पीओके के लोगों का शोषण करती है। पाकिस्तानी आतंकवादी भी पीओके के लोगों पर ही जुल्म ढाते हैं और पाकिस्तान की फौज का अत्याचार तो इस इलाके के लोग 1947 से झेलते ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ भारत की जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर पाकिस्तान ने वहां अत्याचार की इंतहा कर दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इस इलाके को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर कहा कि भारत सरकार की अगली कोशिश पीओके पर से पाकिस्तान के कब्जे को हटाने की है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीओके को दोबारा हासिल करना अगला एजेंडा है। जिस नेतृत्व में 370 खत्म करने की क्षमता है वो पीओके भी वापस ले सकता है। सरदार पटेल की बात अगर मानी गई होती तो पीओके पाकिस्तान के हाथों में जाता ही नहीं, ये भी जितेंद्र सिंह ने कहा। और कहा नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को ठीक तरीके से नहीं संभाला। 1947 में पाकिस्तान के हमले के बाद भी नेहरू वहां सेना भेजने से हिचकिचा रहे थे। सरदार पटेल के जोर देने पर कश्मीर में सेना भेजी गई। नेहरू ने कश्मीर में एक तरफा संघर्ष विराम घोषित किया। पीओके के लोगों पर पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से उसका कब्जा हटाने की मांग आप जानते हैं, ये भारत लगातार करता आया है, लेकिन पाकिस्तान इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। एक तो पाकिस्तान भारत की जिस जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसे आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है और रखता है उसे गुलाम बनाकर, चुनाव कराता है गुलाम बनाकर। अपने मुल्क की जमीन पर पाकिस्तान की उसी गुलामी को खत्म करने का फैसला अब केंद्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है। इसका इशारा किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। सुनिश्चित हर भारतवासी चाहता है कि जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ रह गया है वो पाकिस्तान का वो हिस्सा भारत में वापस आए, और इसके लिए हम अपेक्षा करते हैं भारत सरकार जो चेष्टा कर सकती होगी, जो कर सकती है वह करेगी। वैसे भारत सरकार की ओर से पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि पीओके पर से यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान के कब्जे को खत्म करना है। बातें कही गई हैं, ठोस पहल नहीं हुई। सरकार का ब्लूप्रिंट इस बार क्या हो सकता है, देखिए डिटेल्स इस रिपोर्ट में। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हिंदुस्तान की सरकार का ये प्रण दशकों पुराना है और जिस जमीन के लिए मुखर्जी बलिदान गए उस बीजेपी के लिए ये सौगंध भी दशकों पुरानी है। जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजाद करते वक्त ही भारत ने ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के पूरे हिस्से से पाकिस्तान का कब्जा हटाकर ही रहेंगे। तब से भारत सरकार के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक ने कई बार ये प्रण दोहराया है कि पीओके से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हटाया जाएगा। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। पीओके को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से निकालने का वक्त क्यों आ गया है, उसकी बानगी इन तस्वीरों में दिखती है। भारत की जमीन पर कब्जा करके पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसकी ऐसी तस्वीरें दुनिया तक शायद ही पहुंच पाती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में पाकिस्तानी फौज और आतंकियों का जो दोहरा दमन चक्र चल रहा है उसमें पीओके की जनता पिसती जा रही है। और अब पाकिस्तान ने इस कब्जे वाले कश्मीर के शोषण के लिए तीसरा नाम भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान ने पीओके के इलाकों में चीन को खुली छूट दे रखी है। आज जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है उससे हम बड़े खुश हैं
क्योंकि अब उन्होंने साफ कह दिया है कि पीओजेके इज ऑन आवर नेक्स्ट एजेंडा। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत के साथ जब वापस हम शामिल करते हैं तो वहां पे दोनों के लिए एक ही नया गवर्नर जनरल बनाया जाए। पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों के अत्याचार से परेशान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का गुस्सा अब चाइनीज शोषण के खिलाफ भी बढ़ता जा रहा है, और ये सब उस जमीन पर हो रहा है जो भारत के हिस्से की जमीन है और जो पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पीओके के लोग जब भारत के कश्मीर की तरक्की की तस्वीरें देखते हैं तो पाकिस्तानी सरकार और उनके अवैध कब्जे के खिलाफ उनमें गुस्सा भड़कता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की फौज इन लोगों की आवाज बर्बरता से दबाती रही है। यहाँ तक कि इसी साल पीओके में इमरान खान सरकार ने जो चुनाव कराए उनमें भी इतनी धांधली की गई कि पीओके के लोग सड़क पर उतर पड़े थे। पाकिस्तान का अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि अब पाकिस्तानी फौज और पुलिस के सामने पीओके के लोग अवैध कब्जे से आजादी के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में जो लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पलायन करके शरण लिए हुए हैं, उन्हें भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बना कर दिया जा रहा है। विस्थापित कश्मीरियों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनाने के कैंप का तीसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के जम्मू कश्मीर भवन के बाहर ही कल से ये कैंप शुरू होगा, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। हालांकि कल 23 नवंबर से शुरू होने वाले इस कैंप की अंतिम तारीख अब तक डिसाइड नहीं हुई है। और अब जम्मू कश्मीर के निवासियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो इसमें पीओके के वो हिस्से भी आते हैं जिन्हें भारत सरकार जम्मू कश्मीर का अखंड हिस्सा मानती है, और उसी इलाके के लोगों को न्याय दिलाने के लिए भारत ने अब पीओके को पाकिस्तान मुक्त कश्मीर बनाने की बात एक बार फिर कही है। दिल्ली से गोपिका अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तुम्हारी सरकार कहती तो है कि पीओके से पाकिस्तान का कब्जा हटाया जाएगा, लेकिन समझने वाली बात यह कि इसके लिए करना क्या होगा, यानी वो तरीके कौन से होंगे जिनकी मदद से पीओके वापस अखंड जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन पाएगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान मुक्त कराना क्यों जरूरी है। आप बस इतना समझ लीजिए कि कश्मीर की भारत की तरफ जम्मू कश्मीर के 1,38,224 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा भारत में है, जबकि 13,297 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इतने विशाल जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ करीब 1.25 करोड़ की आबादी रहती है, यानी 1,25 लाख, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में करीब 41 लाख की आबादी ही रहती है। मतलब जम्मू कश्मीर का 80% हिस्सा भारत के पास है, वहीं तकरीबन 20% हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। जम्मू कश्मीर को लेकर एक और सवाल जो आपके मन में होगा, जब जम्मू कश्मीर का विलय 1947 में ही भारत में हो चुका है, तो भारत ने पाकिस्तान से 3 जंग भी जीती हैं, फिर पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा कैसे रह गया? तो इसका जवाब यह है कि आजादी के ठीक बाद जम्मू कश्मीर पर पहले पाकिस्तानी आक्रमण के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस युद्ध विराम की सहमति बनी थी, वो तकरीबन LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही बनी थी। इस तरह LOC के उस पार का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहलाता है। इसके बाद 1971 की जंग के बाद 1972 में जो शिमला समझौता हुआ, उसमें भी सीज फायर के लिए उसी LOC पर सहमति बनी रही। हालांकि पाकिस्तान ने 1999 में उस शिमला समझौते का उल्लंघन करके युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन भारत युद्ध जीतने के बावजूद उस समझौते का पालन करता रहा। और ऐसे में जब भारत की सरकार पीओके को रिट्रीव करने का ऐलान करती है, तो सवाल उठते हैं कि ये होगा कैसे? क्या भारत पीओके के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख करेगा, यानी UN या ICJ जाएगा, या भारत संबंधित देशों के बीच सहमति बनाने की नीति से पीओके को पाकिस्तान से मुक्त कराएगा? क्या भारत पीओके के लोगों के बीच रेफरेंडम के रास्ते पाकिस्तान का अवैध कब्जा खाली कराएगा, या फिर पाकिस्तान की तरह पीओके पर सैन्य कार्रवाई करके पीओके के लोगों और भारत की जमीन को पाकिस्तानी अत्याचार और उसके आतंकियों के आतंक से मुक्त कराएगा? एक ऑप्शन जो सबसे लॉजिकल है वो ये है कि पीओके की अवाम ही खुद वहां पे अपराइजिंग हो और वो लोग खुद ही एक तरह का अपना रेवोल्यूशन ले आए और सेसीड कर जाए पाकिस्तान से।
भारत पीओके के लिए अकेला जंग नहीं करेगा केवल, परंतु अगर पाकिस्तान ने जंग छेड़ी भारत के साथ तो भारत की फोर्सेस रौंदते हुए निकल जाएंगी और उस केस में पीओके को कैप्चर कर लिया जाएगा भारत की तरफ से। तो पीओके को लेकर भारत तो अपना ऐलान और अपना रुख दोनों ही साफ कर चुका है। अब बात करेंगे बलूचिस्तान की। पीओके की ही तरह बलूचिस्तान की जनता पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होने के लिए छटपटा रही है। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग सुलग रही है और ये आज से नहीं, एक लंबा अरसा हो चुका है। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के खिलाफ भी है, क्योंकि बलूचिस्तान का मुख्य शहर ग्वादर चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। बलूचिस्तान में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से वहां के लोगों का स्वाभिमान और रोजगार दोनों ही खतरे में पड़ गए हैं। ग्वादर में लोगों का गुस्सा फूटा है, हजारों लोग सड़कों पर आए और चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी का उन्होंने सड़क पर विरोध किया है और अपने गुस्से का इजहार किया। बलोच जनता का आक्रोश 7वें आसमान पर है और अत्याचारी पाकिस्तानी सरकार की जमीन हिलने लगी है। बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में कितना गुस्सा है उसका अंदाजा आप ग्वादर की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बलूचिस्तान की आवाम के विरोध के स्वर इस्लामाबाद से बीजिंग तक गूंज रहे हैं, क्योंकि इस जनाक्रोश के निशाने पर पाकिस्तान के साथ चीन भी है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और चीन की नापाक जुगलबंदी से परेशान हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक है CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। CPEC की वजह से बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है। उनकी सांसों पर पहरा लग गया है, उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। ग्वादर में पिछले एक हफ्ते से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। इस आंदोलन को गिव राइट्स टू ग्वादर का नाम दिया गया है। लोग बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लोग CPEC का विरोध कर रहे हैं। ग्वादर में CPEC प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद जगह जगह सिक्योरिटी चौकियां बना दी गई हैं, जहां बलोच लोगों को रोका जाता है। ग्वादर में जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान और चीन का जो गठबंधन है ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के लिए, उससे जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो प्रॉमिसेस करे गए थे पाकिस्तान से बलूचिस्तान के लोगों को, ग्वादर के लोगों को, वो प्रॉमिसेस खरे नहीं उतर रहे हैं। ग्वादर के समुद्र तट पर मछली पकड़ने की बड़ी नौकाओं को इजाजत दे दी गई है, जिससे इलाके के छोटे मछुआरों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। उनका रोजगार खतरे में पड़ गया है। लोगों की मांग है कि मशीन से चलने वाली नावों पर रोक लगाई जाए। चाइना के फिशरमैन बड़े बड़े बोट्स लाके वहां फिशिंग कर रहे हैं, तो बड़े बोट्स फिशिंग कर ले रहे हैं, तो इन छोटों वालों को कुछ मछली नहीं मिलती है। तो ये सारा मिला जुला करके बलूचिस्तान या ग्वादर की जनता आवाम ये कह रही कि भाई हमें क्या फायदा हुआ इस चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप के साथ और ग्वादर पोर्ट के साथ। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल ग्वादर चीन के चंगुल में फंसते पाकिस्तान का एपिसेंटर बनता जा रहा है, जिसके तार पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर तक फैले हैं। ग्वादर चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत बनाए जा रहे CPEC प्रोजेक्ट का प्रमुख शहर है। $60 अरब की CPEC परियोजना पीओके से होकर भी गुजरती है। भारत CPEC प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है और भारत की अनुमति के बिना पीओके में चीन को किसी तरह की गतिविधि का अधिकार नहीं है। बलूचिस्तान और पीओके के लोगों का दर्द एक जैसा है। दोनों जगह पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा बल बेकसूर लोगों पर जुल्म करते हैं। पाकिस्तानी सेना के दमन चक्र से महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे भी नहीं बचे हैं। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक अनगिनत लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए और न जाने कितने लोग लापता हो गए। बलूचिस्तान या ग्वादर की जनता आवाम ये कह रही कि भाई हमें क्या फायदा हुआ इस चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप के साथ और ग्वादर पोर्ट के साथ। जो प्रॉमिसेस किए थे वो बिल्कुल हो नहीं रहे हैं
और उसके अलावा हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, आर्मी सिक्योरिटी हर जगह कर दी है। पाकिस्तान की कंगाल सरकार ने चीन की आर्थिक मदद के बदले बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक चीन को मनमानी करने की खुली छूट दे दी है। इमरान सरकार ने भले ही चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन बलोच जनता चीन को खुली चुनौती दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ जनता से चुनौती मिल रही है, तो समझने वाली बात यह भी है कि जो पाकिस्तान आतंकवाद की स्टेट पॉलिसी की बुनियाद पर ही खड़ा हुआ है, उसका खतरा सिर्फ पीओके के कश्मीरियों या बलूचों तक ही नहीं सीमित रह सकता। ये पाकिस्तान अब भारत के पंजाब में आतंकवाद की नई चिंगारी छेड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिस पठानकोट कांड का खामियाजा पाकिस्तान भुगत चुका है, उसी पठानकोट में आतंकवादियों ने फिर सेना के गेट पर ग्रेनेड अटैक की एक नाकाम कोशिश की। पठानकोट में देर रात आर्मी गेट के पास बाइक सवारों ने ग्रेनेड फेंका। इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पता चला कि ये ग्रेनेड चीन में बना हुआ था और इन्हें फेंकने वाले संभवतः बाइक से ही आए थे। ग्रेनेड फेंकने वालों की तलाश कल रात से ही जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है उन तक पहुंचने में। आसपास के गांव वालों ने जरूर बताया कि कुछ संदिग्ध लोग पाकिस्तान के सरहदी बमियाल इलाके में देखे गए थे। पंजाब के पठानकोट में यह आर्मी का वही गेट है जहां देर रात हमलावरों ने ग्रेनेड ब्लास्ट किया था। धीरा पुल के पास के त्रिवेणी द्वार गेट पर ग्रेनेड फेंककर हमलावर फरार हो गए थे। बताया गया है कि हमले के वक्त इस सड़क से बारात गुजर रही थी, तभी बाइक के गुजरते ही ग्रेनेड का धमाका हुआ। पुलिस जब जांच के लिए मौके पर पहुंची तो पता चला कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया, जो ऊपर संतरी तैनात है उन्होंने, जो गेट के ऊपर तैनात है उन्होंने बताया कि एक बाइक गुजरी है और उसी के साथ में उस मौके पे ब्लास्ट हुआ है। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि एक बाइक राइडर ने इसको थ्रो किया है। घटना के फौरन बाद पुलिस ने पठानकोट से जम्मू कश्मीर और पठानकोट से हिमाचल प्रदेश जाने वाली दोनों सड़कों को सील कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से ग्रेनेड के कुछ टुकड़े मिले और उनकी शुरुआती जांच में पता चला कि ग्रेनेड मेड इन चाइना था। इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है रात में, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लोकल पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस, सीआईडी सारे मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी तक कोई भी अरेस्ट वगैरह नहीं हुई है, आई कैन नॉट से। और दूसरी चीज़, हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एविडेंसेस के बेस पे जो भी सामने आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लाजमी सी बात है, हैंड गिरा है तो कुछ ना कुछ टेरर एंगल जरूर इसमें। सेना के गेट पर ग्रेनेड फेंककर भागने वालों की तलाश दिन भर चलती रही। आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरों की मदद से भी हमलावरों की तलाश चल रही थी। इसी दौरान बामियाल बॉर्डर के आसपास के लोगों ने कुछ संदिग्ध लोगों को खेतों में देखने की बात कही। कुछ शक्की व्यक्ति देखे गए, टार्चां ਵੱਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਪੈਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ SP DSP ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। गांव वालों ने फौरन पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस को हमलावरों का पता नहीं चल सका। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਦਿਖੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, BSF ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡੋ ਟੀਮ ਥਾਣੇ ਦੀ SS ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। पठानकोट में सेना के गेट पर ग्रेनेड अटैक किसने किया, उनकी तलाश अभी जारी है, लेकिन इस हमले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के झंडे भी फूके। सिद्धू वहां गया और उसने इमरान खान को बड़ा भाई बोला। उसके बाद पठानकोट का अटैक हो गया और 2019 के अंदर गया था, तब पुलवामा हो गया था, तब भी करतारपुर गया था। सिद्धू का राजनीतिक विरोध तब शुरू हुआ था जब उन्होंने करतारपुर दौरे के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बताया था। फिलहाल पठानकोट हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हमला किसने किया था। पठानकोट से अजय महाजन के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक तेज रफ्तार कार मौत बन गई। वो
वोकेशा के मिलवॉकी में बड़ी संख्या में लोग सालाना क्रिसमस परेड देखने के लिए जुटे थे। इस दौरान लाल रंग की एक कार घुसी और भीड़ को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और संदिग्ध की पहचान कर ली है, लेकिन हादसे की दर्दनाक तस्वीरें रोंगटे खड़े कर सकती हैं। मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन यूं आएगी इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। ये अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हादसे की दर्दनाक तस्वीरें हैं, जिसका हर लम्हा इतना खौफनाक है कि दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रविवार की छुट्टी थी, शाम के 4:30 बज रहे थे। वोकेशा के मिलवॉकी में बड़ी संख्या में लोग सालाना क्रिसमस परेड देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी दंदनाती हुई लाल रंग की ये एसयूवी कार भीड़ की ओर बढ़ी। पहली बार में किसी को शायद ही लगा हो कि कार टक्कर मार देगी। सड़क किनारे एक मासूम मस्ती में झूम रहा था, लेकिन तेज रफ्तार कार जब उसके बगल से गुजरी तो वो भी चौंके बिना नहीं रह सका। वो दुबक कर सड़क के और किनारे भाग गया और तभी चीख पुकार मच गई। लोग तेजी से कार की ओर भागे। कार तब तक भीड़ को कुचल चुकी थी। अब जरा हादसे की टॉप एंगल इन तस्वीरों को देखिए। तेजी से ये कार आगे बढ़ी, भीड़ मस्ती में झूम रही है। तभी बैरिकेड तोड़कर भीतर घुसी कार ने उन्हें रौंदना शुरू कर दिया। कार की टक्कर के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अपनों की खैरियत जानने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भीड़ के बीच ये महिला भगवान को याद करने लगी। इस दर्दनाक हादसे के बाद भी कार रुकी नहीं। एक के बाद एक कई लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ने लगी। कार को रोकने के लिए मौजूद पुलिस वालों ने गोलियां भी चलाई, लेकिन फिर भी कार नहीं रुकी। वो और आगे बढ़ गई और पुलिस ने बाद में इस कार को बरामद किया। The Waukesha Police Department has recovered a suspect vehicle. It's an ongoing investigation. Victims were actually transported from the scene. ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं जो उन खौफनाक लम्हों की पूरी कहानी बता रही है। चारों ओर सामान बिखरा हुआ है, सड़कों पर खून के धब्बे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में 40 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस कार की टक्कर में सबसे ज्यादा डांसिंग ग्रेनिज क्लब के सदस्य घायल हुए हैं। हादसे के शिकार हुए लोगों में कैथोलिक पादरी, वोकेशा कैथोलिक स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे की दर्दनाक तस्वीरें देखकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। ये वोकेशा के रहने वाले जीसस ओकोवा हैं। पत्नी बेलेन सेंटामारिया के साथ ये भी हादसे के वक्त वहां मौजूद थे। इन लोगों को भी परेड में शामिल होना था, लेकिन सेंट मारिया की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो ये सड़क किनारे खड़े होकर क्रिसमस परेड देखने लगे और तभी इस कार ने कोहराम मचा दिया और फिर अफरा तफरी मच गई। पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। अपनों को बचाने के लिए लोग भागने लगे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। सेंट मारिया और ओकोवा ने अपनी आंखों से मौत का वो दर्दनाक मंजर देखा है, लेकिन इनके लिए अब भी यकीन करना मुश्किल है कि एक कार किस तरह से लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। बताया जा रहा है कि हर साल थैंक्सगिविंग से पहले रविवार को ये परेड आयोजित होती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, लेकिन इस बार ये खुशियों वाली परेड मातम लेकर आई है। हादसे के बाद वोकेशा स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने सभी क्लासेस रद्द कर दी। पुलिस की जांच जारी है। पुलिस हर पहलू से पड़ताल में जुटी है। संदिग्ध की पहचान हो चुकी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे हिरासत में भी ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चीन के जिस टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने वहां के उप प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, वो कई दिनों से गायब थी। अब चीन की सरकारी मीडिया वीडियो जारी कर पेंग शुआई के सुरक्षित होने का दावा कर रही है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉच ने चीनी महिला खिलाड़ी पेंग शुआई से करीब आधे घंटे तक वीडियो कॉल के जरिए बातचीत का दावा किया है। पर सवाल यह है कि क्या इस चीन के वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है या फिर यह चीन का दृश्यम है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है चीन में लोकतंत्र के नाम पर आजादी बिल्कुल नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी तो बिल्कुल नहीं है। जो कोई भी आवाज उठाता है इसी तरीके का हश्र होता है। अब पेंग शुआई का सच क्या है, या फिर यह चीन का एक नया मायाजाल, चीन का यह नया दृश्यम है? अब चीन के ही सरकारी मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है कि पेंग शुआई से बात हो गई है। तो क्या सुरक्षित है पेंग शुआई? क्या मिल गई लापता पेंग शुआई? क्या सुरक्षित है पेंग शुआई, या पेंग शुआई पर चीन का दृश्यम? पेंग शुआई का सच क्या? सवाल कई हैं और इन तस्वीरों के जरिए चीन ने उनका जवाब देने की कोशिश की है। पेंग शुआई चीन की टेनिस खिलाड़ी है। चीन में काफी लोकप्रिय है और उनका खेल चीन के लोगों को बेहद पसंद है। पेंग शुआई डबल्स में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी है, लेकिन 18 दिनों से इनका कोई अता पता नहीं था। दुनिया पेंग शुआई को लेकर चिंतित थी। समझ में नहीं आ रहा था कि पेंग शुआई कहां गुम हो गए। लेकिन अब इन तस्वीरों के जरिए सवालों की तपिश कम करने की कोशिश की गई है। चीन की सरकारी मीडिया ने पेंग शुआई का ये वीडियो शेयर किया। लिखा गया कि पेंग शुआई बीजिंग में जूनियर टेनिस चैलेंजर की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुई। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रविवार का है और इसमें सफेद ट्राउजर्स और ब्लू जैकेट पहने कोई और नहीं, पेंग शुआई ही है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पेंग शुआई का एक और वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो के मुताबिक सफेद जैकेट्स में पेंग शुआई कुछ लोगों के साथ बीजिंग के एक रेस्टोरेंट में देखी गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर 18 दिनों बाद पेंग शुआई का वीडियो क्यों सार्वजनिक किया जा रहा है? चीन की सरकारी मीडिया को महिला टेनिस खिलाड़ी का वीडियो क्यों शेयर करना पड़ा? और आखिर पेंग शुआई के 18 दिनों तक गायब होने की कहानी क्या है? ये कहानी शुरू होती है 2 नवंबर को, जब पेंग शुआई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखती हैं। पोस्ट सामने आया तो हंगामा मच गया, लेकिन पोस्ट के सार्वजनिक होने के बाद से ही पेंग शुआई लापता हो गई। बाद में उनकी पोस्ट को भी सोशल मीडिया से हटा दिया गया, लेकिन पेंग शुआई सामने नहीं आई और ना ही उनकी ओर से कोई बयान जारी हुआ। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता पर संगीन आरोप लगने के बाद से पेंग शुआई सार्वजनिक जगहों और सोशल मीडिया से गायब थी। इसे लेकर वहां पर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी होने की वजह से मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन गया। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, नाओमी ओसाका और सेरेना विलियम्स ने पेंग शुआई के गायब होने का मुद्दा उठाया। विमेन टेनिस एसोसिएशन ने तो चीन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट रद्द करने की चेतावनी भी दे दी। विवाद तूल पकड़ रहा था, लेकिन चीन की सरकार चुप थी। पेंग शुआई का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर चीन ने सरकारी मीडिया के जरिए पेंग शुआई के एक नहीं 2 वीडियो जारी कर दिए। सोशल मीडिया पर इन वीडियो को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉच ने दावा किया है कि पेंग शुआई से उनकी करीब आधे घंटे तक वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई है। समिति द्वारा जारी किए गए बयान में बताया गया कि IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉच ने 3 बार ओलंपियन पेंग शुआई के साथ एक वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। पेंग शुआई ने IOC को शुक्रिया किया और बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। फिलहाल वो अपने बीजिंग वाले घर पर आराम कर रही हैं और अपने परिवार के साथ हैं। पर सवाल ये है कि IOC के दावे कितने दमदार हैं? IOC की ओर से पेंग शुआई के आरोपों पर सवाल क्यों नहीं किए गए? पेंग शुआई की बात IOC से क्यों कराई गई?
वीडियो कॉल की कोई क्लिप सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? चीन के साथ साथ आईओसी भी सवालों के घेरे में, क्योंकि टेनिस प्लेयर के गायब होने का मुद्दा विमेन टेनिस एसोसिएशन ने उठाया था, लेकिन वीडियो आईओसी से बातचीत का सार्वजनिक किया गया। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या आईओसी और चीन की सरकार पूरे मामले को मिलकर दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आईओसी और चीन के संबंध जग जाहिर है। वैसे भी चीन में सरकार की तानाशाही के खिलाफ बोलना किसी जुर्म से कम नहीं है। चीन में इतिहास है कि जिस किसी ने भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेता या राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाई है, उसकी आवाज किसी न किसी तरह से दबा दी गई है। इसीलिए बेशक चीन वीडियो के जरिए विवाद ठंडा कर देना चाहता है, लेकिन दुनिया के लिए चीन पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपकी सेहत से जुड़ी एक जरूरी खबर। आजकल नौजवान सेहत की देखभाल के लिए जिम की दौड़ लगाते हैं। वहां आकर्षक बिल्डअप देख करके बॉडी बनाने की हसरत हर नौजवान में होती है और फिर वो जाने अनजाने फूड सप्लीमेंट्स की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए हम एक जरूरी खबर बता रहे हैं कि आप जिसे फूड सप्लीमेंट समझकर ले रहे हो, जरूरी नहीं कि वो असली फूड सप्लीमेंट हो। दिल्ली एनसीआर में रेड पड़ी तो पता चला कि नकली माल बेचा जा रहा है जो जहर की तरह नुकसानदेह है। आजकल जिम सबकी जरूरत है, खासकर नौजवानों के लिए, क्योंकि आकर्षक छवि बनाने और बरकरार रखने की चाहत में नौजवान जिम की ओर ही दौड़ते हैं और यहीं उन्हें मिलती है फूड सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स के जरिए बॉडी बिल्डिंग की प्रेरणा। और इन्हीं फूड सप्लीमेंट्स की आड़ में फर्जीवाड़े के कारोबारी नकली सप्लीमेंट्स जैसा जहर बेचने का धंधा कर रहे हैं। अभी तक करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का माल बरामद किया है। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि अब तक इस गैंग ने कितने का माल किन किन राज्यों में और कहां पर बेचा है। एक तरीके से ये आपके और हमारे सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। दिल्ली एनसीआर में पुलिस और फूड एंड ड्रग्स विभाग के छापे पड़ने लगे तो अलग अलग जगहों से नकली फूड सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स बनाने की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हुआ। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में तो पुलिस और ड्रग विभाग के अधिकारियों ने रेड कर करोड़ों रुपए का कच्चा माल और बना बनाया पैक्ड स्टेरॉइड्स भी बरामद किया। रेड के दौरान पता चला है कि वहाँ 3 लोग अवैध तरीके से, जैसा ये बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है ग्रोथ हार्मोन, अन्य स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन वगैरह का, ये लोग अवैध तरीके से बना के एक रेवाड़ी जिले में 2 लोगों का सप्लीमेंट करते हैं। वहाँ से ये रॉ मटेरियल भी वहीं से लेते हैं, ऐसे फिनिश कराकर फिर पैकिंग बनाकर उन्हीं को वापस करते हैं। बरामद किए गए फर्जी सप्लीमेंट्स की कीमत करीब 2 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस माल को खरीदकर बाजार में बेचने वाले 2 लोग अभी भी फरार हैं। पता चला है कि पकड़े गए आरोपी इनकी सप्लाई हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में करते हैं। ये फैक्ट्री एक घर में चल रही थी, जिसका मुख्य आरोपी अनुज नाम का युवक है। अनुज ही इस पूरे माल को हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सप्लाई करता है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी अनुज चेन्नई के नामी कॉलेज से बायोटेक की पढ़ाई कर चुका है और देश के अलग अलग राज्यों में स्थित कई फार्मा कंपनीज में अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी कर चुका है। पता चला है कि नकली स्टेरॉइड्स और फूड सप्लीमेंट बनाने के लिए हरियाणा और मुंबई से कच्चा माल मंगाया जाता था और फिर विदेशी कंपनियों के स्टिकर लगाकर उसे ऊंचे दामों में बेचा जाता। तो ये अलग अलग जो कंपनीज हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, और यहाँ पर उसको पैक कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सेक्शन 17B में अगर ये कोई भी फैक्ट्री कहीं बाहर की है या कहीं से भी जिस जगह पे बन रहा है और उसका असल में जो उसका फर्म का नाम है वो वहाँ पर उसको एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो प्रथम दृष्टया नकली हो जाती है। बादलपुर में मिली स्टेरॉइड की फैक्ट्री के अलावा पिछले महीने अक्टूबर में यूपी के मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और फूड डिपार्टमेंट की जॉइंट रेड में लाखों रुपए की नकली फूड सप्लीमेंट्स बरामद किए गए थे, जिसमें 11 बोरी मल्टोडेक्स्ट्रीन पाउडर, 1 बोरी डेक्स्ट्रोन मोनोहाइड्रेट पाउडर, 1 ड्रम अमीनो एसिड, 1 ड्रम रेज BCAA पाउडर, 1 ड्रम हाइड्रोप्रोटीन, 64 डिब्बे सप्लीमेंट पाउडर, 7 बोरी देशी विदेशी कंपनियों के रैपर्स के अलावा कैप्सूल भरने की मशीन और अलग अलग रंग के भरे हुए कैप्सूल बरामद किए गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 60 रुपए की लागत से तैयार नकली स्टेरॉइड 800 रुपए में बेचकर
ये फैक्ट्री वाले कितना कमाते थे और फिर दुकानदार उसी स्टेरॉइड को 5 से 6 हजार रुपए में बेचा करता था। गौतम बुद्ध नगर से जितेंद्र शर्मा और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो फूड सप्लीमेंट के नाम पर प्रोटीन्स और स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कैसे पहचानें कि आखिर कोई फूड सप्लीमेंट असली है या नकली। तो सुनिए एक जिम ट्रेनर इसके बारे में क्या टिप्स देते हैं। सबसे पहली चीज़ है सर, जो आप ब्रांड खरीद रहे हो उस ब्रांड का आप इंपोर्टर देखो कि उस ब्रांड को इंडिया में इंपोर्ट कौन करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। अगर इंडियन ब्रांड है तो इंडिया में इंपोर्ट और इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, अगर बाहर से आ रहा है तो उसका इंपोर्टर कौन है। आजकल मार्केट में ना लोग इतने एडवांस हो गए हैं, आपको स्कैनर भी बना के दे देते हैं। आप स्कैन करोगे सीधे ही आपको एक ऐसी वेबसाइट पे ले जाएगा, वो मिलती जुलती वेबसाइट होगी उस ब्रांड से, बट वो वेबसाइट उसकी डुप्लीकेट होगी। आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप फंस जाओगे इस चक्कर में। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक रहा है। बचपन में आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही कैसे हम सब भागकर बाहर पहुंच जाते थे। ठीक ऐसे ही इस डॉग को भी आइसक्रीम ट्रक के आने का इंतजार रहता है। देखिए, ट्रक के आते ही डॉग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए कैसे डॉग पूंछ हिलाते हुए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है। और आखिरकार डॉग का इंतजार खत्म हुआ और उसे अपनी ट्रीट मिल ही गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.